हेलो एवरीवन गाइस, अभी रात के 9 बज रहे हैं, 9:06 है और अभी मुझे टाइम मिला है। अभी मैंने न्यूज़पेपर खोल के देखा है। ये बिजी शेड्यूल है गाइस, बहुत सारा काम है, आई कांट टेल यू। खैर, तो न्यूज़पेपर, जब मैं न्यूज़पेपर लाता हूँ, चाहे मैं रात को लाऊँ सुबह लाऊँ, आप बस उसको सेंटेंस ब्रेक के नज़र से ही देखा कीजिए कि मैं आपको सेंटेंस तोड़ना सिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए गाइस। ओके, नहीं तो बहुत सारे चैनल से आप वहाँ से एडिटोरियल तो देख ही सकते हैं। मैं कोई फिक्स वो टीचर नहीं हूँ, एडिटोरियल वाला रोज का मैं नहीं हूँ। मैं बस हेल्प कर रहा हूँ सेंटेंस ब्रेकिंग में। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इसको पहले देख लेते हैं। ये हमारा हेडिंग है, द हिंदू, आज का ही एडिटोरियल है। ये लिखा है कि प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स। सबसे पहले तो हमें ये जो आईएनजी दिखाई दे रहा है आपको, प्रोटेक्टिंग, तो ये समझ में नहीं आता है कि जिरंड है या ये मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव वाला जो होता है। प्रिजनर्स को अगर हम देखते हैं, ये हमारा नाउन है, क्योंकि प्रिजनर्स यहाँ प्लूरल में है तो ऑफकोर्स नाउन का प्लूरल होगा, नंबर बदलेगा। तो प्रिजनर्स के बारे में ये अगर कुछ बता रहा है, अगर ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो प्रोटेक्टिंग का, प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना, तो रक्षा करने वाले प्रिजनर्स, ऐसा तो नहीं है। या ऐसा हो कि ये एक जिरंड हो, प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स का मतलब हो कि प्रिजनर्स की रक्षा करना, जैसे मैं बोलूँ कुकिंग फूड, खाना पकाना, तो प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स की रक्षा करना, और बाकी यहाँ डैश 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 कुछ हो। तो इस अधूरे जुमले से आप अपने मर्जी से जो अंदाजा लगाना है लगा सकते हैं। मुझे लगता है ये जिरंड है, प्रिजनर्स को प्रोटेक्ट करना, ये फीलिंग दे रहा है। अब आगे देखते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ कि इम्प्रिजनमेंट प्रैक्टिसेस नीड अ रीलुक। फिर यहाँ सो दैट है। सो दैट तो चलो ये तो कंजंक्शन है, इससे आगे अगला सेंटेंस होगा। हमारा टारगेट यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, इसको समझते हैं। नीड हमारा वर्ब है गाइस, वर्ब से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। इम्प्रिजनमेंट प्रैक्टिसेस, ये दोनों को मिलाकर एक सब्जेक्ट बना, ये नाउन फ्रेज कहलाता है। नाउन फ्रेज के अंदर अपना कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, एक नाउन होगा, बाकी बस कोई एडजेक्टिव होगा तो कोई प्रपोजिशन होगा, कोई डिटरमाइनर होगा, यही सब उसके प्री मॉडिफायर होंगे या पोस्ट मॉडिफायर होंगे। इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? कैद। कहते हैं ना कि उसे इतने साल की इम्प्रिजनमेंट मिली, कैद मिल गई। तो जो कैद है, जो जेल जाना है, जेल में कैद करना जो है। प्रैक्टिसेस का मतलब है कि जो भी पुलिस एक्टिविटी करती है कैद करने के लिए, जो भी क्रियाकलाप है उसको प्रैक्टिस कहते हैं। लॉयर भी अपना प्रैक्टिस करती है, डॉक्टर भी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो इम्प्रिजनमेंट प्रैक्टिसेस है, नीड, इन प्रैक्टिसेस को जरूरत है अ रीलुक। यहाँ पर रीलुक है, नाउन की तरह काम कर रहा है। इनको एक रीलुक, दोबारा देखने की आवश्यकता है। किसी को उठाया, जेल में डाल दिया, कैद कर दिया, तो इनको एक नज़र और देने की ज़रूरत है कि ये जो प्रैक्टिसेस होती है जेल में डालने का, कैद करने का, एक नज़र फिर से देखिए, क्या ये सही है या कोई बदलाव हो सकता है। क्लियर हो गया? तो ये इनको रीलुक की ज़रूरत क्यों है? ताकि, सो दैट। अब सो दैट के बाद अगला सेंटेंस होगा, द पुलिस, ताकि जो पुलिस है, डू नॉट इफेक्ट अननेसेसरी अरेस्ट्स। इफेक्ट, ये जो ई वाला इफेक्ट है, ज्यादातर तो मैंने इसको नाउन के रूप में देखा है, लेकिन कहीं कहीं वर्ब के रूप में होता है। मेन आपको अफेक्ट दिखाई देता होगा, इट विल अफेक्ट यू, और इफेक्ट आपको ऐसे दिखाई देता होगा, साइड इफेक्ट। इफेक्ट एक नाउन के रूप में दिखता होगा। यहाँ वर्ब है, देख रहे हैं, डू नॉट के बाद यहाँ वर्ब भी तो है, डू नॉट इफेक्ट अननेसेसरी अरेस्ट। इस इफेक्ट का मतलब है लागू कर देना, उसको जबरदस्ती उसको मनवा लेना, कुछ ऐसा कर देना, यू नो, तो अमल में ले आना। तो इसलिए इम्प्रिजनमेंट प्रैक्टिसेस को एक रीलुक की जरूरत है, ताकि जो पुलिस है वो अननेसेसरी, बिना फालतू के जो अरेस्ट है ना, उसको इफेक्ट ना कर सके, उसको लागू ना कर सके, उसको उस प्रभाव में ना ला सके। समझ गए? यहां तक क्लियर? आगे देखते हैं। यहां पर जो सेंटेंस है वो इफ से चालू है कि इफ ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स हैज बीन अ perennial प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। इफ के बाद ऑफकोर्स कॉमा तो आएगा ही, उसके बाद उसका जो रिजल्ट पार्ट होगा वो होगा। तो पहले इफ वाले की हिंदी करके देखते हैं। अगर ओवर क्राउडिंग यानी कि ज्यादा क्राउड होना ऑफ प्रिजन्स, यानी कि प्रिजन का मतलब है जेल, तो जेल का ज्यादा क्राउडिंग होना, ओवर क्राउडिंग होना, हैज बीन का मतलब रहा है, अभी नहीं है, शुरू से रहा है, अ पीरियड प्रॉब्लम। पीरियड का मतलब होता है जो हमेशा हो, वो प्रॉब्लम कभी खत्म ही ना हो, हमेशा है ही वो, यू नो, यानी कि मैं क्या बोलूँ इसको, कभी है कभी नहीं है, बट लगा हुआ है। तो ये इसको लगातार मान लीजिए, ये जो लगातार जो प्रॉब्लम बनी हुई है, कौन सी प्रॉब्लम है? ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स, यानी कि जेल का ज्यादा
क्राउडेड होना जो प्रॉब्लम है, फिर कॉमा है, इन दिस कंट्री, इस कंट्री में हाईली ऑक्यूपेंसी लेवल्स कैन ओनली मीन बैड न्यूज। तो ये जो अगर प्रॉब्लम है, तो अगर हाईली ऑक्यूपेंसी लेवल रहेगा, ऑक्यूपेंसी का मतलब है कि ऑक्यूपाई कर लेना, अगर, और हाई का मतलब है ज्यादा, तो हाई ऑक्यूपेंसी लेवल जो है, लेवल्स कि बहुत ज्यादा सब कुछ ऑक्यूपाइड है, सारा जेल खचाखच भरा हुआ है, तो ये जो है कैन ओनली मीन, इसका एक ही मतलब हो सकता है बैड न्यूज अमिड्स अ पैंडेमिक। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, वो है कि बुरी खबर। अमिड्स का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ, पैंडेमिक का मतलब है महामारी। तो इस महामारी के बीच में अगर जेल खचाखच भरे हैं तो ये कहीं ना कहीं बुरी खबर है। ठीक है जी, एकदम क्लियर है। यहाँ ये कैन हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो जो लोग सब्जेक्ट कहते हैं, कितने प्रकार के सब्जेक्ट है, देख लीजिए, नाउन फ्रेज आपको हमेशा दिखाई देगा। हाईली ऑक्यूपेंसी लेवल से क्या है, नाउन फ्रेज ही तो है। पूरा न्यूज़पेपर देख लीजिए, नाउन फ्रेज आपको सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई देगा। नाउन क्लॉज कभी कभी दिखाई देगा। द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इंटरवीनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। पहले यहां देख लेते हैं, यहां पर जो हैज बीन के साथ वर्ब में आईएनजी है, ऑफ कोर्स ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरवीन करती आ रही है। हैज बीन इंटरवीनिंग का मतलब कि अभी नहीं कर रही है, वो शुरू से करती आ रही है, अब तक कंटिन्यू है उसका इंटरवीन करना। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर वो बीच बचाव, मतलब बीच में इंटरवीन करती आ रही है। क्या करने के लिए, टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। यहाँ टू प्रेपोजिशन नहीं है, टू के बाद एड्रेस एक वर्ब आया है, वो भी बेस फॉर्म में आया है, ये इन्फिनिटिव है। ठीक है, हाँ, अगर टू के बाद एड्रेसिंग रहता तो कई बार टू के बाद वर्ब में आईएनजी भी आता है, उस वक्त आपको टू को प्रेपोजिशन मानना पड़ता है, ये अंदर की बात है। तो टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, समझ गए। तो ये जो ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम है, इसको सही करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है, हैज बीन इंटरवीनिंग, वो बीच बीच में समय समय पर वो उसमें कूदती रहती, कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि ओवर क्राउडिंग से बचा जाए। ठीक है, बट लेकिन इट्स लेटेस्ट ऑर्डर, इट्स मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का, ओके, ऐसे हम कहते हैं ना हिज, हर, तो जो निर्जीव चीज है उसके लिए इट्स, तो इट्स लेटेस्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का जो बिल्कुल अभी जो ताजा ताजा जो ऑर्डर है, फिर है डायरेक्टिंग द इंटरिम रिलीज ऑफ एलिजिबल प्रिजनर्स अक्वायर्स सैलियंस। अब मैं आपको जरा यहाँ कलर चेंज करके बता दूं, जरा एक मिनट, कि ऑर्डर तक अगर मैं यहां से देखूं, डायरेक्टिंग से देखूं प्रिजनर्स तक, ओके, और यहां मैं देखूं कि इट्स लेटेस्ट ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद यहां देखो अक्वायर्स सैलियंस, तो ये ऑर्डर हमारा सब्जेक्ट है। अगर मैं सेंटेंस को तोड़ के देखूं तो ये ऑर्डर सब्जेक्ट है, बट लेकिन इट्स लेटेस्ट ऑर्डर, ये पूरा देख रहे हैं, नाउन फ्रेज है, बात हम इस लेटेस्ट ऑर्डर की कर रहे हैं, ये पूरा ही सब्जेक्ट है, लेकिन ऑर्डर हमारा सिंगुलर है। ऑर्डर के लिए यहाँ अक्वायर्स वर्ब आया है, कि उनका जो ये लेटेस्ट ऑर्डर है अक्वायर्स, अक्वायर करता है, क्या अक्वायर करता है, क्या वो लेता है, पाता है, सैलियंस, यानी कि ये ऑर्डर को सैलियंस चाहिए, सैलियंस अक्वायर करता है। सैलियंस का मतलब है कि वो विशेषता, वो खासियत, वो प्रमुखता, वो ये अक्वायर करता है, यानी कि ऑर्डर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ऑर्डर के बारे में यहाँ कुछ कहा गया है, क्या कहा गया है कि डायरेक्टिंग द इंटरिम रिलीज, वो ऑर्डर जो कि निर्देश दे रहा है इंटरिम रिलीज की, तत्काल कुछ पल के लिए रिलीज कर दो, किसको, ऑफ एलिजिबल प्रिजनर्स, ऐसे कैदी जो कि एलिजिबल हैं, काबिल हैं रिलीज के लिए, उनको कुछ देर के लिए रिलीज कर लो। इंटरिम का मतलब परमानेंट नहीं होता है, तत्कालिक। तो जो डायरेक्टिंग से लेकर प्रिजनर्स तक मैं बोलूंगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, और ये काम एडजेक्टिव का कर, क्यों, क्योंकि इस ऑर्डर के बारे में ही तो डिफाइन कर रहे हैं ना, कि भाई लेटेस्ट ऑर्डर, भाई कौन सा ऑर्डर, कैसा ऑर्डर, वो ऑर्डर जो ये निर्देश दे रहा है कि भैया जो ऐसे कैदी जो कि रिलीज के लिए एलिजिबल है उनको रिलीज कर दो ना, एंट्री रिलीज कर दो। ठीक, तो ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को एक प्रमुखता चाहिए, एक विशेषता चाहिए, सैलियंस चाहिए, देखते हुए, इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ का मतलब है देखते हुए, किस चीज को देखते हुए जो ऑर्डर है बहुत अच्छा है, इन व्यू ऑफ द अनकंट्रोल्ड सेकेंड सर्ज, सर्ज मतलब लहर जो बढ़ रहा हो, सेकेंड मतलब दूसरी बार बढ़ रहा है, अनकंट्रोल्ड है, हम इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, तो इस अनकंट्रोल्ड सर्ज को देखते हुए, इन द रेजिंग पैंडेमिक, रेजिंग का मतलब प्रचंड, भयंकर, तीव्र, ये जो तीव्र भयंकर जो
पैंडेमिक है, इस पैंडेमिक में ये बढ़ते हुए सेकेंड लहर को देखते हुए ये जो ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अक्वायर्ड सैलियंस, इसको एक विशेषता प्रमुखता की जरूरत है, इसको खास समझे। ऑर्डर किस तरह का है तो बता ही दिया है कि जो प्रिजनर एलिजिबल है, प्रिजनर्स, उनको इंटरिम रिलीज कर दो, कुछ देर के लिए उनको घर भेज दो। ओके, ऐसे तोड़ते हैं गाइस, मुश्किल तो है बट हो ही जाएगा। लास्ट ईयर, पिछले साल, द कोर्ट हैड पास्ड सच एन ऑर्डर क्वाइट अर्ली। पास्ट परफेक्ट टेंस से, पिछले साल कोर्ट ने पास किया था सच एन ऑर्डर, इस तरह का एक ऑर्डर पास किया था, क्वाइट अर्ली, जल्दी ही पास कर दिया था। द 1 of March 23rd, 2020 came even before the nationwide lockdown। तो उन्होंने जो ऑर्डर पास किया था, द 1, एक जो ऑर्डर था ऑफ मार्च, वो 23 मार्च 2020 का था ऑर्डर, 23 मार्च को आ गया था 2020 में। केम, वो आया, इवन बिफोर द नेशन वाइड लॉकडाउन, नेशन वाइड, पूरे नेशन में जो लॉकडाउन हुआ था उससे पहले आया। ये भी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। द कोर्ट हैड देन ऑर्डर्ड ऑल स्टेट्स टू टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स। अब यहां पास्ट परफेक्ट टेंस है, कोर्ट हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ऑर्डर हमारा मेन वर्ब है। तो कोर्ट ने उस वक्त, देन मतलब तब, ऑर्डर किया था सारे स्टेट्स को, क्या करने के लिए ऑर्डर किया था, टू टेक, ये टू टेक हमारा इन्फिनेटिव है, टू टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना, तो रोकने वाले कदम उठाने के लिए स्टेट्स को कहा था, एज वेल एज, साथ ही साथ, कंस्टिट्यूट, तो कंस्टिट्यूट मतलब हम इसी टू से मान लेंगे कि टू टेक प्रिवेंटिव स्टेप से हम ले लेंगे कि टू कंस्टिट्यूट, ये भी हमारा इन्फिनेटिव ही है, एक ही टू से काम चला लिया। कंस्टिट्यूट का मतलब होता है संगठित करना, हाई पावर्ड कमिटी, यानी कि हाई पावर कमिटी बनाने के लिए भी ऑर्डर किया था। फिर है टू डिटरमाइन, फिर इन्फिनेटिव आ गया, देख रहे कितना इन्फिनेटिव है। तो टू डिटरमाइन का मतलब है निश्चित करना, क्या बोलते हैं, निर्धारित करना। तो ये निर्धारित करने के लिए द क्लास ऑफ प्रिजनर्स, यानी कि डिटरमाइन करो उन प्रिजनर्स की क्लास, क्लास मतलब उनका वर्ग निर्धारित करो, हु कुड बी रिलीज्ड। यहाँ हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु से जो वाक्य बनेगा उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। वो इन प्रिजनर्स के बारे में कुछ बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हु कुड बी रिलीज, जिनको रिलीज किया जा सकता है, कुड बी का मतलब चांस है, सकता आपकी हिंदी पर ना जाए, कहेंगे कैन भी होना चाहिए, हिंदी पे ना जाए, अंग्रेजों की तरह सोचे, चांस थोड़ा कम है। जिनको रिलीज किया जा सकता है ऑन बेल, बेल पर, और पेरोल या पेरोल पर, फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड मतलब कुछ निर्दिष्ट निर्धारित समय के लिए उनको रिलीज किया जा सकता है। कुछ समझ में आएगा इस? हाँ, मेरा काम है बस आपको सेंटेंस तोड़ना सिखाना। आगे देखते हैं। इन डायरेक्टिंग दिस वीक, इस हफ्ते निर्देश देते समय या देने में, दैट यह कि बिसाइड्स आइडेंटिफाइंग मोर प्रिजनर्स फॉर रिलीज, कि और एक बहुत ज़्यादा प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, इसके अलावा, ये तो करो ही, आप जो ग्रुप बना रहे हो कि किसको हम रिलीज करेंगे, वो करने के साथ साथ, बिसाइड्स का मतलब है कि इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, द सेम सेट ऑफ प्रिजनर्स, उतना ही प्रिजनर्स का एक सेट बनाओ, बी गिवन पेरोल दिस ईयर टू। अब यहाँ बी गिवन आपको पता है, ये सब्जेक्टिव मोड आप जानते हैं। बी गिवन का मतलब है जिनको दिया जाना चाहिए, ऐसे प्रिजनर्स का सेट बनाओ, शुड बी गिवन, इसको ना शुड बी मान लीजिए, शुड बी गिवन पेरोल दिस ईयर टू, इस साल भी जिनको पेरोल दिया जाएगा, पिछले साल पेरोल मिला, इस साल भी पेरोल पे वो बाहर जाएंगे, उनकी भी एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, ये मैं आपको सिखा दूं क्या, ये बी गिवन क्यों है, चलिए देख लेते हैं। कई बार ना, जैसे कई लोग कहते हैं कि सर एडिटोरियल के बीच में, एक ही कमेंट ऐसा आया था कि एडिटोरियल में आप चीजें मत सिखाओ, हम तो एडिटोरियल के लिए बैठे रहते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि एडिटोरियल वाला मैं टीचर नहीं हूँ गाइस, मैं तो बस ले आता हूँ न्यूज़पेपर। एडिटोरियल के लिए तो न जाने कितने चैनल्स है जो रोज, मतलब कमाल के वो टीचर्स है, रोज उनकी ड्यूटी है, वो रोज लाते हैं एडिटोरियल। मैं एक्चुअली स्पोकन टीचर हूँ, मैं इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ, मेरा नाउन प्रोनाउन से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो फिर भी मैं करा देता हूँ। अखबार कम से कम तोड़ना तो आपको आना चाहिए, सेंटेंसेस पार्सिंग आना चाहिए। एनीवेज, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, ये मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है। जैसे मैं अगर बोलूं कि ही इज अ डॉक्टर, ये आपको पता है वो एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, इसका मतलब है कि वो डॉक्टर वाकई है,
इज का मतलब है कि हाँ स्टेट ऑफ बीइंग, उसकी रियलिटी है ये। ओके, मैं यहां पर कह दूं कि माई फ्रेंड वांट्स, मेरा दोस्त चाहता है, दैट, चाहता है कि, क्या चाहता है, तो मेरा दोस्त चाहता है कि उसका बेटा एक डॉक्टर बने। तो यहाँ ही इज अ डॉक्टर को अगर मैं ऐसे बोल दूं कि हिज सन इज अ डॉक्टर, इसका मतलब है कि उसका बेटा एक डॉक्टर है। और यहां पर है कि मेरा दोस्त चाहता है कि उसका बेटा एक डॉक्टर बने, इसका मतलब उसका बेटा भी डॉक्टर है नहीं, वो बने। तो हम फिर यहाँ ही लगाएंगे। बनने के लिए इन चीजों में जहां पर वांट्स दैट आ जाए, recommends दैट आ जाए, recommended दैट आ जाए, इट इज इंपेरेटिव दैट आ जाए, इट इज मैंडेटरी दैट आ जाए, तो उस दैट के बाद जो हम सब्जेक्ट लगाएंगे तो उसके बाद जो वर्ब होगा ना वो बेस फॉर्म में होगा। जैसे इज आर एम का बेस क्या होता है, बी होता है। हम बोलेंगे कि ही बी अ डॉक्टर। अजीब लग रहा होगा आपको, ही बी अ डॉक्टर, तो माई फ्रेंड वांट्स, मेरा दोस्त चाहता है, दैट ही बी अ डॉक्टर। ही बी, सॉरी मैं ही की जगह हिज सन कर देता हूं, आपको लगेगा कि दोस्त ही चाहता है, हिज सन बी अ डॉक्टर, कि उसका जो बेटा है वो डॉक्टर बने। आप समझ रहे हैं? एक और देख लीजिए, अगर मैं बोलूं कि शी कम्स हेयर डेली, वो यहां रोज आती है, तो ये बिल्कुल आप देख रहे हैं शी है, कम के साथ हमने एस लगाया है, कम्स है, ये डेली रूटीन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं बोलूं कि मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट दैट, या मैं रेकमेंड करता हूं, आई रेकमेंड दैट, मैं ऐसा रेकमेंड करता हूं कि वो यहां रोज आए। अब इस लड़की की बात हो रही है, इस वाले सेंटेंस में है कि शी कम्स हेयर डेली, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका मतलब वो रोज आती है। और मैं कह रहा हूं कि यार मैं रेकमेंड करता हूं कि वो यहाँ रोज आए, यानी कि वो रोज आती नहीं है, ये मेरी रिकमेंडेशन, ऐसा मैं चाहता हूं, मेरा इंटेंशन है, चाहत है कि वो लड़की यहाँ रोज आए। तो मैंने किया माई हटा देना चाहिए, आई रिकमेंड दैट शी। अब यहां मुझे बेस फॉर्म लगाना है, तो बेस फॉर्म स्टेट ऑफ बीइंग के लिए तो हम बी लगाते हैं, जैसे इज आर एम की जगह हम बी लगा देंगे, लेकिन जहां पर आना जाना खाना है, तो अगर आने की इंग्लिश कम है तो कम हमारा बेस है, हम इसको ना कम्स कर सकते हैं, ना कमिंग कर सकते हैं, ना केम कर सकते, बेस एकदम बेस, पैदा हुआ ऐसे। तो आई रिकमेंड दैट शी कम हेयर डेली। अब अगर कोई ऐसे पढ़ेगा ना शी कम हेयर डेली, वो कहेगा ये गलत है, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गया है कि शी कम्स होगा। तो शी कम्स तब होगा जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, उसका मतलब होगा कि वो रोज आती है। अगर मैं इसको यहां से देखूं कि आई रेकमेंड दैट, मैं रेकमेंड करता हूं कि, उसके बाद यहां पर ये बन जाएगा कि वो यहाँ रोज आए, मतलब वो आती नहीं। ये पुराने जमाने की अंग्रेजी है। आजकल हम लोग मॉडल के जमाने में हम ऐसे बात करते हैं कि आई रेकमेंड दैट शी, हम यहाँ शुड लगा देते हैं कि शी शुड कम हेयर डेली। इस तरीके से हम बात करते हैं कि वो यहाँ रोज आए। तो ये सब एक्टिव था। अगर मैं पैसिव की बात करूं कि यार मैं चाहता हूं कि वो, उसको डांटा जाए, तो आई वांट दैट, दैट लगा दिया। उसको डांटा जाए तो ही लगेगा। आपको पता है कि जब हम पैसिव करते तो इज आर एम के साथ वी थ्री, वाज वर्क के साथ वी थ्री, लेकिन यहाँ तो हमें बेस फॉर्म चाहिए, तो इज आर एम वगैरह की जगह हमें बी लगाना है, तो बी और बी के बाद वी थ्री, तो ही बी डांटा जाए तो स्कॉल्डेड। तो आई वॉन्ट दैट ही बी स्कॉल्डेड, देख रहे ही बी स्कॉल्डेड। तो मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, अगर ये बोलने में अच्छा ना लग रहा हो तो आई वॉन्ट दैट ही शुड बी स्कॉल्डेड, शुड बी स्कॉल्डेड, इस तरीके से बोलते हैं। न्यूज़पेपर वाले आज भी इसको अपनाते हैं, वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड लगाते हैं, तो बीच बीच में आपको ऐसा बी के साथ थर्ड फॉर्म दिया होगा, तो आप कहेंगे ये कैसे यार, यहाँ तो शुड मिसिंग है, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन एक करेक्ट सेंटेंस है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए गाइस, तो हम कहाँ थे? हाँ, यहाँ पर हम थे, बी गिवन पेरोल, की उन लोगों को पेरोल मिले। आगे देखते हैं। द कोर्ट कंटिन्यूज इट्स ट्रेंड ऑफ सीकिंग टू प्रोटेक्ट प्रिजनर्स एज वेल एज दोज गार्डिंग देम फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है, इसको देखते हैं। कहा गया द कोर्ट, हाँ द कोर्ट जो है वो अपना जारी रखता है इट्स ट्रेंड, कोर्ट का जो ट्रेंड है, ट्रेंड का मतलब उसका जो प्रचलन है, जो रीति रिवाज अपना बना रखा है, वो जारी रखता है। कौन सा उसका ट्रेंड है?
ऑफ सीकिंग टू प्रोटेक्ट। सीक का मतलब चाहना, मांगना भी होता है, कोशिश करना भी होता है। उसकी एक ट्रेंड है कि वो कोशिश करती है, सीकिंग टू प्रोटेक्ट प्रिजनर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश। तो प्रिजनर्स को बचाने की उसकी कोशिश है, एज वेल है, साथ ही साथ दोज, उन लोगों को भी बचाने की कोशिश है, गार्डिंग देम फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। तो यहाँ जो आप गार्डिंग देख रहे हैं ना, ये आईएनजी जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये पूरा का पूरा जो देख रहे हैं फ्रेज बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बन गया। यहाँ पर ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये इनके बारे में बता रहा है कि दोज मतलब वे लोग, कौन से लोग, हु आर गार्डिंग देम। अगर मैं यहाँ पर हु आर लगा दूं तो एक क्लॉज बन जाएगा ना, एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा। एडजेक्टिव क्लॉज को जब रिड्यूस कर देते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बनता है, और काम एडजेक्टिव का ही करेगा, ऐसा किया जाता है। तो वे लोग मतलब कि कोर्ट का ट्रेंड क्या है कि वो कोशिश कर रही है कि प्रिजनर्स को प्रोटेक्ट करे, और प्रिजनर्स के साथ साथ उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करे, दोज हु आर गार्डिंग देम, जो प्रिजनर्स को गार्ड कर रहे हैं, फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड होने से गार्ड कर रहे हैं, इन्फेक्टेड होने से बचा रहे हैं। समझ रहे हैं? गार्ड के लिए यहां पर फ्रॉम आया है, गार्डिंग फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स टू प्रिवेंट एनी अनकंट्रोलेबल स्प्रेड। देखिए, विद इन द कंजेस्टेड जेल्स। अब है कि देयर हैव बीन, अगर मैं कहता हूं देयर इज या देयर आर या देयर वॉज या देयर वर, इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूं कि कोई चीज है या कोई चीज था। मैं कहता हूं कि देयर इज अ गर्ल इन दिस रूम, इस कमरे में एक लड़की है। देयर वॉज अ गर्ल इन दैट रूम, उस कमरे में एक लड़की थी। ओके, देयर इज नो टी, देयर इज टी, इसका मतलब है। लेकिन देयर हैव बीन या देयर हैज बीन बोलूं, इसका मतलब कि अभी नहीं है, पास्ट से लेके अब तक है। समझ रहे? देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहे हैं। देयर हैव बीन यानी कि शुरू से रहे हैं, क्या करने के, टू प्रिवेंट, रोकने की, इन्फिनिटिव है, टू प्रिवेंट एनी अनकंट्रोलेबल स्प्रेड। इस तरह से अगर कोई स्प्रेड हो जाए जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो इसको प्रिवेंट करने के शुरू से ही सिग्निफिकेंट कदम रहे हैं, इनिशिएटिव्स रहे हैं विद इन द कंजेस्टेड जेल, कंजेस्टेड जेल के अंदर। अनकंट्रोलेबल स्प्रेड विद इन द कंजेस्टेड जेल, अगर ऐसा स्प्रेड, ऐसा फैलाव, कंजेस्टेड यानी कि उस छोटे छोटे जेल के अंदर जो कंजेस्टेड है उसके अंदर कोई ऐसा फैलाव, कोई ऐसी बीमारी जो कि अनकंट्रोलेबल हो, इस तरह अगर आ जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स रहे हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। फिर लिखा हुआ है कि रेंजिंग फ्रॉम, अब इस जो इनिशिएटिव्स है ना, इनके रेंज को बताया जा रहा है कि किस कदम से किस कदम की बात हो रही है। तो रेंजिंग फ्रॉम स्टॉपिंग द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग रिमांड प्रिजनर्स टू कोर्ट। अच्छा, तो स्टॉपिंग यानी कि फ्रॉम, स्टॉपिंग, फ्रॉम हमारा प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई आप वर्ब दिखाएंगे तो लिख लीजिए कि आपको जेरेंड में ही लिखना है, आईएनजी तो लगाना है। तो फ्रॉम स्टॉपिंग, रोकने से, क्या रोकना है, द प्रैक्टिस, किस चीज का प्रैक्टिस, ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। फिर यहां ऑफ है, ऑफ के बाद देख रहे फिर आपको जेरेंड लगाना पड़ा। ट्रांसपोर्टिंग, किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, रिमांड प्रिजनर्स को। कहां ले जाते हैं, टू कोर्ट। क्यों ले जाते हैं, फॉर पीरियोडिकल एक्सटेंशन, किस चीज का एक्सटेंशन, ऑफ कस्टडी एंड हियरिंग्स। समझ में आ रहा है कुछ? क्या रोकना है भैया, एक तो ये रोकना है कि ये जो प्रैक्टिस है कि जो क्रिमिनल्स को आप ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हो, रिमांड प्रिजनर्स को कोर्ट ले जाते हो, कोर्ट ले जाते हो इसलिए कि पीरियोडिकल एक्सटेंशन ऑफ कस्टडी हो जाए, कस्टडी में और थोड़ा सा रहने के लिए उसको एक्सटेंशन लेने के लिए आप चले जाते हो, या सुनवाई के लिए आप जो ट्रांसपोर्ट करते हो। तो इस तरह के ट्रांसपोर्टिंग का जो प्रैक्टिस है उसको स्टॉप करना भी एक इनिशिएटिव है, कदम है। टू, फ्रॉम के बाद टू है कि फ्रॉम फलाना टू चिलाना। तो टू आस्किंग अथॉरिटीज, यहाँ टू के बाद आप वर्ब में आईएनजी देख रहे हो, बिल्कुल आप सही देख रहे हो, ठीक है। जो प्रेपोजिशन होता है उसके बाद अगर आप प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आपको लगाना है। अगर वो वर्ब है तो आप आईएनजी लगाओगे तब वो जेरेंड बनेगा, जेरेंड बनेगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो लगाना पड़ेगा आपको। तो आस्किंग अथॉरिटीज, अथॉरिटीज से कहना टू प्रिपेयर रेडीनेस, क्यों रेडीनेस और रिस्पॉन्स प्लान्स को तैयार रखें, ऐसा कहना, ये भी एक मतलब इनिशिएटिव है। अथॉरिटीज से कहना कि बिल्कुल आप अपना एक रेडीनेस तैयार रखो, एक रिस्पॉन्स प्लान तैयार रखो। ये कुछ अंदर की बातें हैं, रिस्पॉन्स प्लान और क्या क्या। द कोर्ट्स ऑर्डर इज वेलकम, कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका स्वागत है। बोथ एज अ मूव टू डीकंजेस्ट जेल्स एंड अ मेजर दैट प्रोटेक्ट्स द राइट टू लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द प्रिजनर्स। सेंटेंस को तोड़िए।
यहाँ है कि कोर्ट्स ऑर्डर इज वेलकम, कोर्ट का ऑर्डर का स्वागत है। बोथ, दोनों, कौन सा दोनों? एज अ मूव टू डीकंजेस्ट जेल, एक ऐसा कदम, बोथ एज अ मूव, एक कदम के रूप में। कौन सा कदम? टू डीकंजेस्ट, ये आपका इन्फिनिटिव है। जेल को जो कंजेस्टेड है उसको डीकंजेस्ट कर दो, थोड़ा सा हल्का कर दो, ये कदम। एंड दूसरा क्या है? मेजर, मेजर का मतलब है उपाय, एंड अ मेजर, एक उपाय। कौन सा उपाय? दैट प्रोटेक्ट्स, वो उपाय जो कि प्रोटेक्ट करता है। यहाँ दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, उपाय के बारे में है कि वो मेजर दैट प्रोटेक्ट्स द राइट टू लाइफ, जो राइट टू लाइफ है ना, जीवन का जो राइट है, एंड हेल्थ ऑफ द प्रिजनर, और जो कैदी है उनकी जो हेल्थ है, उसका जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। नाउ दैट द इशू ऑफ रिड्यूसिंग ऑक्यूपेंसी इन द प्रिजन इज वंस अगेन अंडर फोकस। नाउ दैट का मतलब है चूंकि, तो नाउ दैट, चूंकि ये जो इशू है, किस चीज का इशू है? ऑफ रिड्यूसिंग ऑक्यूपेंसी, कि ये जो सबने ऑक्यूपाई कर लिया है, उस ऑक्यूपेंसी को रिड्यूस करने का जो मुद्दा है, इशू है, इन द प्रिजन, जेल में, इज वंस अगेन अंडर फोकस, एक बार फिर से अंडर फोकस है, लोग इस पे फोकस कर रहे हैं। एंड नॉट मेयरली फॉर द यूजुअल रीजन ऑफ ओवर क्राउडिंग, और ये जो मुद्दा है, ये जो रिड्यूस किया जा रहा है ऑक्यूपेंसी, नॉट मेयरली, मेयरली का मतलब होता है केवल, केवल इसलिए नहीं कि फॉर द यूजुअल रीजन, कि वही कोई पुराने कारण हो ऑफ ओवर क्राउडिंग, तो ओवर क्राउडिंग का ही कारण नहीं है, बट ऑल्सो इन व्यू ऑफ द वल्नरेबिलिटी ऑफ प्रिजनर्स। इन व्यू ऑफ का मतलब है देखते हुए, ध्यान रखते हुए, किसको ध्यान में रखते हुए? वल्नरेबिलिटी ऑफ प्रिजनर्स एंड प्रिजन स्टाफ टू इन्फेक्शन। अच्छा, वल्नरेबिलिटी के लिए ये प्रेपोजिशन आया है टू, कि जो वहां के प्रिजनर्स है, जो कैदी है, और जो वहां की स्टाफ है, उनको वो वल्नरेबिलिटी है उनका इन्फेक्शन से, यानी कि वो इतने कमजोर है कि इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो उसके लिए, उसको ध्यान में रखते हुए, इन द व्यू ऑफ द वल्नरेबिलिटी, किसका वल्नरेबिलिटी? प्रिजनर्स का और प्रिजन के स्टाफ का। किस चीज की तरफ है? तो इन्फेक्शन की तरफ है, एंड डिजीज की तरफ है, बीमारी की तरफ, कि वो इतने वल्नरेबल है कि वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे, उनको बीमारी हो जाएगी, उसको ध्यान में रखते हुए अ कॉम्प्रिहेंसिव लुक, एक बहुत बड़ा जो एक लुक है एट इम्प्रिजनमेंट प्रैक्टिस, इस तरह के जो जेल में भेजने का जो प्रैक्टिस है, जो क्रियाकलाप है, इन द कंट्री, इस कंट्री में, मे बी इन ऑर्डर, हो सकता है कि वो ऑर्डर में हो जाए, मे बी इन ऑर्डर, अ कंप्रेहेंसिव लुक एट इम्प्रिजनमेंट प्रैक्टिस इन द कंट्री मे बी इन ऑर्डर, वो एक ऑर्डर में हो सकता है, एक बहुत ही मतलब बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लुक। समझ गए? आगे देखते हैं। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स, यहाँ देयर हैव बीन क्यों है, देयर आर रिपोर्ट्स क्यों नहीं है? हैव बीन का मतलब कि शुरू से काफी रिपोर्ट्स ऐसे रहे हैं भैया, तो देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ प्रिजनर्स, कैदियों की रिपोर्ट रहे हैं, टेस्टिंग पॉजिटिव एंड गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड। तो अब शुरू से रहे हैं मतलब कि जब से कोरोना है तब से, अगर कोरोना की बात हो रही है तो ऐसे रिपोर्ट्स भी रहे हैं, ऐसे भी रिपोर्ट आए हैं प्रिजनर्स के। यहाँ टेस्टिंग पॉजिटिव, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी कि हु लगा कर देखिए, हु आर टेस्टिंग पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव इनको टेस्ट हो रहा है, एंड गेटिंग हॉस्पिटलाइज, और वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो ऐसे भी रिपोर्ट्स रहे हैं। हाउ फार द रेगुलर टेस्टिंग एंड मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल टू इनमेट्स अक्रॉस द कंट्री इज इफेक्टिव इज अनक्लियर। देख रहे हैं, यहां भी इज है, यहां भी इज, कंफ्यूज आ जाएंगे आप। देखते हैं, देखिए कलर चेंज किया जाए। सबसे पहले तो ये जो इज आप देख रहे हैं ना, इज अनक्लियर, ये इज हमारा वर्ब है और ये अनक्लियर पे खत्म हो गया, ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ये बिल्कुल भी साफ नहीं है, अस्पष्ट है। क्या अस्पष्ट है? तो भैया यहां से लेकर यहां तक हमारा सब्जेक्ट है कि हाउ फार द रेगुलर टेस्टिंग एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, बार बार जो टेस्ट होता है और जो मेडिकल ट्रीटमेंट है अवेलेबल, जो कि उपलब्ध है, किसको? टू इनमेट्स, यानी कि जेल में जो कैदी है उनको रेगुलर टेस्टिंग और मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में। तो हाउ फार, तो कितना ज़्यादा, इज इफेक्टिव, वो कितना इफेक्टिव है, ये बार बार टेस्ट करना, बार मतलब उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देना जो देश में है, हाउ फार इज इफेक्टिव, वो कितना इफेक्टिव है, इज अनक्लियर, वो बिल्कुल अस्पष्ट हो, साफ ही नहीं, वो क्लियर नहीं, समझ रहे? तो ये हाउ फार से लेके इज इफेक्टिव तक आपका सब्जेक्ट है, ये नाउन क्लॉज है, ठीक है जी। आगे देखते हैं। फर्दर
फर्दर मतलब आगे, और अगर आगे बात करें तो इवन पॉलिटिकल प्रिजनर्स, अब कुछ ऐसे कैदी हैं जो पॉलिटिकल हैं, जो पॉलिटिक्स से संबंध रखते हैं, सच एज दोज, वे लोग जेल्ड इन द भीमा कोरेगांव केस विदाउट एनी डायरेक्ट लिंक टू एनी एक्ट ऑफ वायलेंस। अब है कि ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स सच एज, जैसा कि वे लोग, दोज के बाद यहां पर लिखा हुआ है जेल्ड। ये जेल्ड क्या है? ये V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये भी एडजेक्टिव है। ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बना रहा है, वो एडजेक्टिव का काम करता है। इसको हु लगा कर देखिए, दोज, वे लोग, हु वर जेल्ड, जिनको जेल में भेजा गया, इन द भीमा कोरेगांव केस। भीमा कोरेगांव कोई केस होगा, उस केस में इन पॉलिटिकल को, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे, इनको जेल में भेजा गया विदाउट एनी डायरेक्ट लिंक, इनका डायरेक्ट लिंक नहीं था, टू एनी एक्ट ऑफ वायलेंस, कोई भी जो हिंसा का एक्ट होता है इससे डायरेक्ट लिंक नहीं था, तब इनको भेज दिया गया भाई। ओके, तो ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, बहुत देखिए ध्यान से, इसके लिए यहां पर आर आया है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ये सब्जेक्ट, आर यहां पर वर्ब है। बाकी क्या था, तो बस इसके बारे में बताया जा रहा था। तो ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, आर बीइंग रिपीटेडली डिनाइड बेल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। बीइंग, इनको बार बार, रिपीटेडली मतलब बार बार इनके बेल को डिनाई किया जा रहा है, बेल नहीं दिया जा रहा है। सोलली, बिकॉज, सोलली मतलब क्यों, एकमात्र कारण है। सोलली, सोल मतलब क्या, सोलो परफॉर्मेंस, अकेला परफॉर्मेंस, इकलौता कारण है, बिकॉज, सोलली बिकॉज stringent laws have been invoked against them। देखिए, have been हमारा वर्ब हो गया, तो इससे पहले जो होगा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट डूअर है, रिसीवर है, वो आप पहचान ही लेंगे। अगर वो रिसिपिएंट है तो पैसिव होगा, वो डूअर है तो एक्टिव होगा। तो इसलिए क्योंकि stringent laws, stringent मतलब कठोर जो लॉज है, जो कानून है, हैव बीन इन्वोक, इन्वोक का मतलब होता है आवाहन करना, उनको बुलाना, उनको मंगाना। तो बहुत ही कठोर कठोर जो लॉ है, उनको मतलब उनको उठाया गया है, अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ वो लॉ लगाया गया है। आगे देखें, सम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स इन दिल्ली आर ऑल्सो इन जेल। अब देखिए, आर हमारा वर्ब है, तो इससे पहले यहां से सब्जेक्ट है, सम से लेकर दिल्ली तक हमारा सब्जेक्ट है। इसको नाउन फ्रेज कहते हैं। कई लोग पूछते हैं ना, सब्जेक्ट कितने प्रकार के हैं, कैसे पहचाने। सब्जेक्ट आपका या तो एक सिंगल होगा तो नाउन है, थोड़े थोड़े और वर्ड्स मॉडिफायर्स लगे होंगे तो नाउन फ्रेज है, और जहाँ कंजंक्शन होगा, सब्जेक्ट और वर्ब होगा, वो क्लॉज है, यही हो। नहीं तो इन्फिनेटिव से चालू होगा, जेरेंट से चालू होगा, यही है। तो सम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इन दिल्ली, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पॉलिटिकल, हम एक्टिविस्ट की बात कर रहे हैं। एक्टिविस्ट हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। एक्टिविस्ट से पहले देख रहे पॉलिटिकल लग गया, यहाँ पर सम लग गया, तो इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफायर्स कहते हैं। ये प्री मॉडिफायर्स है। ये पॉलिटिकल प्री, इसके पहले लग रहा है, पॉलिटिकल ये सम इसके पहले लग रहा है, तो ये क्या हो गया, प्री मॉडिफायर्स हो गए। फिर यहाँ पर है इन दिल्ली, ये पोस्ट मॉडिफायर हो गए। इन आपका प्रपोजिशन है, दिल्ली आपका नाउन है, तो ये सारा मिलाकर एक नाउन फ्रेज हो गया, सब्जेक्ट बन गया है। तो कुछ जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जो कि दिल्ली में है, आर ऑल्सो इन जेल, वो लोग भी जेल में है, अंडर एंटी टेररिज्म लॉज, जो एंटी टेररिज्म कानून है उसके तहत वो जेल में है। फॉर अलीज्ड कॉम्प्लिसिटी, अलीज्ड का मतलब है कि ऐसा बयान आया है, मतलब बयानित मतलब ऐसा आरोप लगा है, तो ऐसा अलीज्ड हुआ है कि कॉम्प्लिसिटी इन राइट्स, कॉम्प्लिसिटी का मतलब मिली भगत, बुरे काम में वो भी शामिल थे, राइट्स मतलब दंगे, अर्ली लास्ट ईयर अभी हाल फिलहाल लास्ट ईयर में जो दंगे हुए थे उनमें वो भी शामिल थे, ऐसा उन पे एलिगेशन लगा है, इसलिए वो एंटी टेररिज्म लॉ के अंदर वो लोग भी जेल में हैं। ठीक है जी। द कोर्ट्स मस्ट टेक इनटू अकाउंट, मस्ट आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, टेक इनटू अकाउंट का मतलब है कि बिल्कुल अकाउंट में, मतलब कंसीडर करना, इसकी हिंदी कैसे करो, मतलब पूरा ध्यान देना। तो कोर्ट को बिल्कुल अपने मतलब पूरा ध्यान देना चाहिए, देयर वल्नरेबिलिटी टू इन्फेक्शन, कि वो कितने कमज़ोर हैं, कितने वो ऐसे हैं कि वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं ना, उनके वल्नरेबिलिटी टू इन्फेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। एंड कंसीडर बेल, और उनको बेल कंसीडर कर देना चाहिए, बेल दे देना चाहिए। इन इट्स ऑर्डर, इस ऑर्डर में कोर्ट ने, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइटली एम्फेसाइज, एकदम सही तरीके से जोर दिया है, एम्फेसाइज किया है, द नीड टू एडहेयर टू द नॉर्म, की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, टू एडहेयर टू एडहेयर का मतलब होता है चिपकना, टू द नॉर्म्स, जो भी कायदे कानून नॉर्म्स है उसका पालन करो, उससे चिपके रहो। नॉर्म्स
इट हैड लेड, इट मतलब सुप्रीम कोर्ट, हैड लेड डाउन मतलब उसने जो निर्देश दिया था इन अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि अब ये तो मुझे पूरा डिटेल में मैं आपको लॉ तो नहीं समझा सकता, इतना समझ लीजिए कि अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2014 में कोई जजमेंट आया होगा, तो उसमें इसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंडर विच, जिसके तहत द पुलिस वर आस्क्ड नॉट टू इफेक्ट अननेसेसरी अरेस्ट, तो इस जजमेंट के तहत पुलिस से कहा गया था, निर्देश मिला था कि अननेसेसरी अरेस्ट ना करे, स्पेशली इन केसेस, ऐसे केसेस में दैट इन्वॉल्व जेल टर्म्स, जिनमें जेल जाना लेस देन 7 ईयर्स है, अगर 7 साल से कम सजा वाला कोई है तो उसमें अननेसेसरी अरेस्ट ना करे। ऐसा अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2014 की जजमेंट के तहत ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। स्पेशली इन केसेस, ऐसे केसेस में खासकर दैट इन्वॉल्व जेल टर्म्स लेस देन 7, अच्छा तो मैंने बोल दिया 7 साल से कम की सजा है। इन द पास्ट में द कोर्ट हैज ऑल्सो आस्क्ड अथॉरिटीज, कोर्ट ने अथॉरिटीज से भी कहा इन ऑल डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री के हर डिस्ट्रिक्ट में टू गिव इफेक्ट टू सेक्शन 436A ऑफ द CRPC, कि CRPC में जो एक सेक्शन है 436A उसको लागू करें, उसको इफेक्ट में लाए, ऐसा कोर्ट ने सारे अथॉरिटीज से कहा, कंट्री के सारे जिलों के अथॉरिटीज से, अंडर विच, जिसके तहत अंडर ट्रायल्स हु हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द मैक्सिमम प्रिजन टर्म प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ऑफेंस मे बी रिलीज्ड ऑन पर्सनल बॉन्ड, कि जो अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल से हु हैव कंप्लीटेड, जिन्होंने पूरा कर लिया हाफ ऑफ द मैक्सिमम प्रिजन, जो भी उनको मैक्सिमम प्रिजन टर्म था प्रिस्क्राइब्ड हुआ था फॉर द ऑफेंस, जो भी उन्होंने जुर्म किया था उसके लिए मान लो उनको 8 साल की सजा हुई, 7 साल की हुई, अगर उन्होंने हाफ कर लिया है, अगर 8 साल की है तो 4 साल पूरा कर लिया है, तो इस तरह के जो लोग हैं मे बी रिलीज, उन्हें रिलीज किया जा सकता है, और पर्सनल बॉन्ड पे उनको रिलीज किया जा सकता है। इफेक्टिव फॉलो ऑफ एक्शन इज नीडेड, क्या नीडेड है, इज हमारा वर्ब है, और ये इफेक्टिव से लेकर के एक्शन तक आपका नाउन फ्रेज है, तो एक प्रभावकारी इफेक्टिव जो फॉलो करने वाला जो एक्शन है वो बिल्कुल जरूरत है टू ऑडिट दीज मेजर्स, इन मेजर्स को, जो उपाय इतने निकले हैं उनको ऑडिट करने के लिए, उन पर नजर बनाए रखने के लिए एक एक्शन की जरूरत है, सो दैट, ताकि दीज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड सिलेक्टिवली और आर्बिट्रेरली, कि ये जो जितने भी नियम आए हैं इनको इम्प्लीमेंट सिलेक्टिवली नहीं किया जाए, मतलब सिलेक्टिव तरीके से ना करे, और या आर्बिट्रेरी या मनमाने तरीके से ना करे। सिलेक्टिव का मतलब है कि इस पे करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, और आर्बिट्रेरली का मतलब है कि जैसा मर्जी हम कर देंगे, यानी कि एक अच्छे इफेक्टिव फॉलो अप एक्शन की जरूरत है। तो समझ के गाइस, तो मैंने आपको बस ट्रांसलेट किया और आपको समझा दिया क्या है ये, बाकी आप एडिटोरियल तो आप कहीं से पढ़ सकते हैं, मेरा काम बस सेंटेंस को ब्रेक करना आपको सिखाना है गाइस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। ये वाला न्यूज़पेपर और ये पूरा का पूरा वीडियो भी मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं, इंग्लिश विद चंदन नाम है, वो यहाँ से न्यूज़पेपर उठा सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, तो यूट्यूब पे तो देख लेंगे। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, सी यू।